हेलो एवरीवन। तो मैं आपके लिए लाया हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ का सेकंड पार्ट। हमने जो इससे पहले पार्ट डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू बिकम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर। इससे पहले एक और क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, जो कि ये है कि आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके लिए टेक्निकल एनालिसिस ही लकी रहता है। सो टेक्निकल एनालिसिस थ्रू पैसा कमा लेते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस थ्रू पैसा कमा रहे हैं ऑलरेडी, तो आप इस फील्ड में आना या नहीं आना ये सोच सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी काम नहीं करता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है टेक्निकल एनालिसिस से। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आना ही है। फाइनली तो सभी का मोटो यही है कि हमें शेयर मार्केट से पैसा कमाना है। इसीलिए आप पहले ही फिक्स हो जाइए कि आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आना है या नहीं आना है। क्योंकि एक बार आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आ गए तो आप वापस टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे ही नहीं। आपको ये इतना सुपीरियर लगेगा, इतना बेस्ट लगेगा, इतना इजी लगेगा कि आप सोचेंगे कि टेक्निकल कुछ भी नहीं होता है। इवन हम भी, जब मैं पहले टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता था तो वो ठीक था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसमें प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन जो माइंड का कामनेस है, जो शांति है, वो तो मुझे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से ही लगी। और अश्योरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो आपको मार्केट की डायरेक्शन, बाइंग सेलिंग कहाँ से करना है, कौन सा टारगेट लेना है, कौन से स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है, सभी चीज़, जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर टेक्निकल एनालिसिस नहीं दे सकती है, उस सभी का आंसर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से मिलता है। अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस की जो हाईएस्ट लेवल है, वहाँ से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जस्ट स्टार्ट होती है। सो आप समझ लीजिए कि ये कितना सुपीरियर होगा। और ये इसलिए सुपीरियर है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंस है। इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। सो देखिए, हमारा पहला पॉइंट इसमें यह है कि गेटिंग माइंड क्लियर। मतलब आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी लानी है अपने दिमाग में कि आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में किस लिए आ रहे हैं। जैसे कि देखो, आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि आपको प्रिडिक्शन करना अच्छा लगता है शायद। जैसे कि हम प्रिडिक्शन करते हैं यूट्यूब पे, आपने देखा है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख के बिना प्रिडिक्शन करे सिर्फ ट्रेडिंग करना है, आपको प्योरली ट्रेडर बनना है। या फिर थर्ड चीज़ होती है कि आपको दोनों भी चीज़ करनी है, आपको ट्रेडर भी बनना है और आपको प्रिडिक्शंस भी देने हैं लोगों को, या फिर सिखाना भी है लोगों को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कितना बड़ा लिखा है मैंने, गेटिंग योर स्टार्स चेक्ड। तो जब भी आप किसी भी फील्ड में एंटर करते हो जो थोड़ा रिस्की होता है या फिर आपके लाइफ का बड़ा डिसीजन होता है, तब आपको एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना ही चाहिए। तो जैसे आप सबको ऑलरेडी पता है कि ट्रेडिंग एक थोड़ा रिस्की बिजनेस है जिसमें हम एक्चुअल में पैसा लगाते हैं और रोज़ हमारा पैसा लग के उसमें रिस्क भी फैक्टर इन्वॉल्व होता है। सो इसीलिए हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। सो आपको सबसे पहले, अगर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपकी कुंडली दिखाना ज़रूरी है। अगर आप इवन टेक्निकल एनालिसिस से भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी वो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, और ट्रेडिंग ही नहीं, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले भी आपको एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाना ज़रूरी है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले आपके पास डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम, ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर बर्थ टाइम आपका कंफर्म नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि बर्थ टाइम ये सही है कि नहीं है, तो आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हो, वो भी आपको अच्छा गाइड करेंगे। और अगर आपके पास दोनों भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपको बर्थ टाइम और बर्थ डेट ये दोनों भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है आपको, तो आप एक हस्तरेखा विज्ञान समझने वाले पर्सन के पास जा सकते हो।
लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना है। हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर से ही होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि कुंडली चेक करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस प्रोसीजर की। आप जिस भी ज्योतिष के पास जा रहे हो, अगर समझो उनको पता नहीं है कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट ये क्या होता है, तो उनको समझाइए कि ये ऐसा ऐसा चीज़ होती है। तो फिर वो प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग ये चीज़ आपके लिए लकी है कि नहीं है। और अगर सपोज़ आपको कोई भी ज्योतिष नहीं मिल पा रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल डाली है, उससे हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको हेल्प कर देंगे, हम आपकी कुंडली चेक कर लेंगे और उससे आप बताएंगे आपको कि आपके लिए इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट लकी है कि नहीं है। तो अभी हम आते हैं प्रिडिक्शन लवर्स की तरफ। तो जो लोग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके, वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एक सोशल वर्क कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला फोकस करना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे। सो देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी से डिराइव्ड और भी एस्ट्रोलॉजी है जो विदेशी लोग यूज़ करते हैं। सो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, बेसिक कंसेप्ट है, वो पहले सीखना है। अब वो कंसेप्ट क्या है, कितना डीप में आपने समझना चाहिए उसको, ये भी हम आपको इस वीडियो के सीरीज़ में सामने बताएंगे डिटेल में। जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और इससे पहले अगर किसी ने कोई प्रिडिक्शन दिया हो तो आप वो समझ पाओगे कि इस पर्सन ने ऐसा प्रिडिक्शन क्यों किया था। वो शेयर मार्केट का हो या फिर दुनिया की कोई भी चीज़ का हो, जो भी प्रिडिक्शन है, इकोनॉमी का हो या फिर किसी पर्सन के लाइफ का, वो प्रिडिक्शन क्यों हुआ है, ये आप सबसे पहले समझ पाओगे। सब चीज़ें समझने के बाद, आपकी प्रैक्टिस होने के बाद, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो ध्यान में रखना है, वो आपको लोगों की मदद करनी है। सो लोगों की मदद आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप किसी की कुंडली देख के उसको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या फिर आपने जो सीखा है वो आप और लोगों को सिखा सकते हैं। ये आप किसी भी प्रकार से कीजिए, लेकिन लोगों की हेल्प कीजिए। आपने लोगों की हेल्प की, आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ, तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको जो है वर्ल्ड वाइड इवेंट जो होती है, या फिर हमारे देश में भी जो बड़ी बड़ी इवेंट होती है, जैसे कभी भूकंप होता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, उसका भी आपको प्रिडिक्शन थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। और वो लिख के रख देना चाहिए कि इस महीने में, इस साल में ऐसा कुछ हो सकता है। तो उससे आपकी और थोड़ी प्रैक्टिस होगी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, और वो घटना जब सच होगी तब आपको भी थोड़ा ठीक लगेगा, और इन घटनाओं का भी हमारे मार्केट पे असर पड़ता है। सो ये आप नेक्स्ट स्टेप कीजिए, आप लिख के रखिए आपके प्रिडिक्शंस। और आप ये जो बड़े बड़े प्रिडिक्शन लिख रहे हो, इसके साइड बाय साइड ही आपको आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू ही रखना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है कि आप एक बार में ही सब समझ नहीं सकते हो, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा सीखते रहना होगा। नेक्स्ट स्टेप है सीखने की। अभी देखिए, अभी हम शेयर मार्केट की तरफ थोड़ा थोड़ा मुड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है गेट इनटू नेचर। अब गेट इनटू नेचर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे देखिए, इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है किसान भाई, ठीक है। सो हमारा जो फार्मर है वो क्या क्या उगाता है, ये आपको सबसे पहले नोट डाउन करना होगा। सपोज़ उसमें से दो चीज़ों का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि गेहूँ है और जवार है। तो आप क्या कीजिए, इनका प्रोडक्शन कब कितना हुआ है, पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार आप 10-20 साल का जो है बैक टेस्ट कर सकते हैं। वो कब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था, कब वो प्रोडक्शन कम हुआ था, उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे किस चीज़ का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ये आप देखिए। एस्ट्रोलॉजी से ये सब चीज़ें आप प्रिडिक्ट करना चालू कर दीजिए। लेकिन इस प्रिडिक्शन का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारे किसान से ही होना चाहिए। किसान जो खेत में उगाता है उससे आप शुरुआत कीजिए, ये आपकी अच्छी शुरुआत होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सामने जाके किसानों को हेल्प करें, आप अपना ही कोई चैनल बनाए जिसमें किसानों की हेल्प हो रही है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन आप कर पा रहे हो किसानों के लिए, तो वो भी एक अच्छा वर्क हो गया, सोशल कॉज हो गया। अब वर्ल्ड वाइड इवेंट्स, किसानों की हेल्प, उसके बाद आती है कमोडिटी। कमोडिटी ये सेक्टर में जैसे कि आपने देखा होगा कि मेटल्स भी आते हैं। सो आपका नेक्स्ट स्टेप है मेटल्स, इस चीज़ों पे ध्यान रखना।
सो मेटल्स का आप चार्ट देखिए, मेटल्स पे किस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, मेटल के कौन से प्लैनेट होते हैं, कौन से साल में मेटल का प्रोडक्शन कम ज़्यादा हुआ था, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, इस सब का रिकॉर्ड रखिए और उनका भी प्रिडिक्शन करना शुरू कर दीजिए। सो ये जो सेक्टर है जो किसानों से संबंधित है और जो हमारे मेटल से संबंधित है, वो सभी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का। तो वो सीखने के बाद आप आपकी फर्स्ट स्टेप रखिए फाइनेंस मार्केट में। अब फाइनेंस मार्केट में आपको क्या करना है ये भी बता देता हूँ। तो फाइनेंस मार्केट में आप जैसे ही उतरोगे, सो सबसे पहले आपकी स्टेप रहेगी कि आपको निफ्टी को स्टडी करना है। ठीक है, निफ्टी कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, और निफ्टी के सेक्टर्स, निफ्टी के सभी सेक्टर की लिस्ट लीजिए। ये सेक्टर की लिस्ट आपको एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और वो सब सेक्टर को स्टडी कीजिए, निफ्टी को और निफ्टी के सभी सेक्टर को डिटेल में आप स्टडी कीजिए, और कौन से प्लैनेट उस पर कैसा इफेक्ट डाल रहे हैं इसका पहले तो आप डेटा रखिए, आपके पास डेटा रखिए। और कौन से प्लैनेट अफेक्ट करते हैं ये तो हम आपको सिखा ही देंगे, लेकिन आप जो डेटा है, पुराना डेटा, वो निकालिए। वर्ल्ड वाइड इवेंट का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे शेयर मार्केट पे, हमारे कमोडिटी सेक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है शेयर मार्केट पे, वेदर का क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सभी का डेटा आपके पास रखिए। तो ये सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जैसे ही आपका सेक्टोरियल एनालिसिस हो जाए वैसे ही पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को आप रडार पे रखिए, उसकी पास्ट मूवमेंट ऑब्जर्व कीजिए, और कौन सा प्लैनेट उस स्टॉक को कैसा इफेक्ट दे रहा है वो भी ऑब्जर्व करिए, और फ्यूचर प्रिडिक्शंस कीजिए। अभी मैं सम अप कर देता हूँ सभी चीज़ प्रिडिक्शन लवर्स के लिए। सो प्रिडिक्शन लवर्स को सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। ये आप सीख सकते हो किसी एस्ट्रोलॉजर से, या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की किताबें भी आती है, बहुत सी किताब आती है, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर से अगर सीखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। हम भी आपको इसी सीरीज़ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, और उसके बाद आप लोगों की हेल्प कीजिए, वर्ल्ड वाइड इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना सीखिए। उसके बाद जो किसान से संबंधित चीज़ें हैं, किसान जो भी चीज़ें उगाता है उसका प्रिडिक्शन देखिए, प्रिडिक्शन सीखिए। कमोडिटीज़ में जाइए, कमोडिटी का प्रिडिक्शन सीखिए। उसके बाद फाइनेंस मार्केट में आइए, सेक्टोरियल एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस कीजिए, और आप फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आप ट्रेडर कैसे बन सकते हो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके। देखिए, ट्रेडर कोई भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज है ट्रेडिंग के सक्सेस में। तो अब हम ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखेंगे कहाँ से? क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो हर एक पर्सन ने अपने अपने हिसाब से ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाने की कोशिश की है, या फिर उनके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बताया है। लेकिन इन सब में से मैं बेस्ट मानता हूँ WD गैन को। मैं पर्सनली WD गैन को इसके लिए फॉलो करता हूँ क्योंकि 70-80 साल पहले ही उन्होंने हमें ऐसी साइकोलॉजी दी है कि जो अभी भी बेस्ट तरीके से वर्क करती है। उन्होंने बताए हुए सभी पॉइंट वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और वो पहले पर्सन है जिन्होंने अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग मेथड्स का यूज़ किया था। उनको फॉलो करने का और एक रीज़न है, वो ये है कि अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेडिंग करता है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है रूल्स में, ट्रेडिंग रूल में। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजी थ्रू ट्रेडिंग करता है तो रूल थोड़े चेंज हो जाते हैं। सो ये चेंजेस क्या है रूल का, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस में कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, इसका भी हम सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि हमें अगर साइकोलॉजी फॉलो करनी है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम सिर्फ WD गैन की फॉलो कर रहे हैं अब तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बी एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा मैंने क्यों बोला है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, आपका बैक टेस्टिंग भी हो गया है, और आपको पता है कि अब आप थोड़ा बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हो, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि आपको ओल्ड डेटा जो है वो देखना है। ऐसा नहीं है कि आप करंट में ही जिए, आपको पास्ट रिकॉर्ड आपके पास रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने खुद के लिए जो प्रिडिक्शन लिए हैं वो कितना करेक्ट है कितना नहीं है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी ज़रूरी है। ना रहे हो तो उस सेटअप में कौन सी और चीज़ ऐड हो सकती है
ये आपको जैसे आप मार्केट में ज़्यादा वक्त देंगे वैसे ही पता चलेगा। तो वो चीज़ें भी नोट डाउन करते रहिए। आपका जो सेटअप आपने बनाया है उसको हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसको और परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए 100% परफेक्ट तो सेटअप कोई नहीं रहता है, लेकिन आपने जो सेटअप बनाया है हमेशा कोशिश कीजिए कि वो और थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट होते जाए। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में हमें 100% करेक्ट होना ही नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका सेटअप अगर 80-70% भी एक्यूरेसी देता है तो भी मोर देन इनफ है। जब आपका लॉस होगा तब लॉस कम होगा, लेकिन जिस टाइम आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर एनालिस्ट। ये इसलिए लिखा है कि जो हम एस्ट्रोलॉजी से एनालिसिस करते हैं और जो पर्सन टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट का एनालिसिस करते हैं, दोनों के एनालिसिस में आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम फ़र्क होगा ही। दोनों का भी एनालिसिस अलग अलग होगा, क्योंकि एक टेक्निकल एनालिस्ट को बहुत बड़ा फ्यूचर गेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या देखेंगे कि आज क्या होगा, अगले हफ्ते तक के क्या होगा, ठीक है, उसके ऊपर वो नहीं जाएंगे। या फिर मैक्सिमम इस मंथ में क्या हो सकता है वो देखेंगे, अपना रोज़ का प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। लेकिन एक एस्ट्रो ट्रेडर ऐसा नहीं करता है। एस्ट्रो ट्रेडर गेस करता है कि इस महीने क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, इस साल के एंड तक के क्या होगा, नेक्स्ट साल कैसे रहेगा, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड इवेंट्स का भी प्रिडिक्शन करता है, अपने देश में क्या होगा इसका भी प्रिडिक्शन करता है। तो एनालिसिस दोनों के कम्प्लीटली अलग अलग है। तो आप अपने एनालिसिस को गलत मत समझिए। आप ऐसा मत समझिए कि आपने एनालिसिस किया है और टेक्निकल एनालिस्ट तो कुछ और ही बोल रहा है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का ऐसा होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट चेंज हो जाए तो वो लोगों को चेंज होना पड़ता है। क्योंकि अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है तो टेक्निकल एनालिस्ट बोलेगा कि मार्केट अभी डाउन है, डाउन जा रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है डाउन जा रहा है। लेकिन आपको तो पता है कि ये कहाँ से रिवर्स हो सकता है। टेक्निकल एनालिस्ट को नहीं पता होता है, क्योंकि उनको उस रिवर्सल पे काम ही नहीं करना होता है। वो ट्रेड तब देखेंगे जब मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी दिखाएगा कि मार्केट रिवर्स हो चुका है। लेकिन आपको ये ऑलरेडी पता होगा या फिर आपको आसपास लेवल पता होगी कि कहाँ से रिवर्स हो सकता है। सो पहली एंट्री आपकी रहेगी, और जब वो एंट्री कंफर्म हो जाए उसके बाद एंट्री टेक्निकल एनालिस्ट की होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में आप ही सही हो, लेकिन आप देख रहे हो कि डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए आप खुद को कंपेयर मत कीजिए किसी दूसरे पर्सन से। आप सही रहिए, दैट्स इट। क्योंकि आपको पैसे कमाना है, और आपको अगर कोई फॉलो कर रहा है तो आपको उनको पैसे कमा के देना है, दैट्स इट। टेक्निकल एनालिस्ट को उनका काम करने दीजिए और आप खुद का काम कीजिए। जैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा एक क्लीन हार्टेड पर्सन रहना है। एक साफ दिल वाला पर्सन हमेशा ग्रो करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बी ब्रॉड माइंडेड। तो ब्रॉड माइंडेड इसके लिए कि देखिए शेयर मार्केट में बहुत से लोग आते हैं, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट के बारे में वो सोचते हैं, 10%, 20%, 30% या फिर 50-100%। लेकिन आप सोचिए, जब भी आप अगर राइट एंट्री ले किसी स्टॉक में, अगर इन्वेस्टिंग के नज़रिए से आप देखेंगे तो आपका रिटर्न 50-100% नहीं होता है। और रिटर्न 1000 गुना, 1000% हो सकता है अगर आप ब्रॉड माइंडेड रहे तो। आपका एनालिसिस भी ब्रॉड होना चाहिए और आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचिए। तो आप हमेशा बड़ा सोचिए और आप बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लाके खड़ा कर देंगी। और क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में ऑलरेडी आ चुके हो, सो एस्ट्रोलॉजी से पैरेलल बहुत सी चीज़ें हैं हमारे वेदों में। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ। सो एक है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी आप देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से भी ये पता किया जा सकता है कि नेक्स्ट ईयर मार्केट कौन से रेंज में ट्रेड करेगा, या फिर नेक्स्ट मंथ का आपको प्रिडिक्शन करना है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सभी प्रिडिक्शन हो सकते हैं न्यूमरोलॉजी के बेस पे भी। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें फ्यूचर बताया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, श्रीमद् भागवतम। सो श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर कैसे रहेगा, ये बताया गया है। सो पैरेलली आप जो है अलग अलग ग्रंथ है वो भी पढ़ सकते हैं या फिर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं उनसे।
आप हमेशा अपना नॉलेज बढ़ाने की सोचिए और पैरेलली अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। जैसे कि आप योगा कर सकते हो, वेदों में योगा का भी टेक्निक्स बताया गया है, अलग अलग टेक्निक्स। इसके अलावा आप मेडिटेशन भी कीजिए। तो इस प्रकार एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि आप अपनी हेल्थ को भी प्रिडिक्ट करना सीखें और हमेशा अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना डीप आप एस्ट्रोलॉजी में जा पाएंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ मैंने जो लिखी है ये है अंडरस्टैंड योर लाइफ साइकिल। सो इसका मीनिंग क्या होता है आपको बता देता हूँ कि आप मान लो अभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हो, आप पैसा भी कमा रहे हैं, हेल्थ पे भी ध्यान रख रहे हैं, एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन भी हो, सब सही चल रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आज हो रहा है वो कल होगा। आपकी लाइफ साइकिल का बेस्ट टाइम पीरियड ये करंट हो सकता है जिसमें आप अच्छा कमा रहे हो, लेकिन अप्स एंड डाउन वो तो लाइफ में आते ही है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपका लाइफ का पीरियड डाउन होगा, वो भी आपको एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है कि कब डाउन पीरियड होगा। सो डाउन पीरियड में क्या करना है उसका आप प्लान पहले ही तैयार रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा पीरियड चल रहा है तो आपका एस्ट्रोलॉजी पे बिलीफ है, भगवान पे बिलीफ है, आप योगा मेडिटेशन सब चीज़ कर रहे हो और डाउन फेज में आप कुछ और ही पर्सन बन जाए। तो ऐसा मत होने दीजिए। अपने डाउन पीरियड में क्या करना है वो भी ध्यान रखिए। और जनरली जब अच्छा पीरियड होता है तब जी भर के कमा लीजिए, और जब डाउन पीरियड होता है तब वही कमाया हुआ पैसा थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहिए। और आपके डाउन पीरियड का इफ़ेक्ट दूसरों पे मत होने दीजिए। बुरा वक्त तो सभी के लाइफ में आएगा, उसको तो हम स्किप नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा बुरे वक्त में आपको बुरा पर्सन नहीं बनना है। आप स्ट्रांग पर्सन रहिए और बुरा फेज जैसे ही निकल जाएगा वैसे लाइफ फिर से अच्छी होने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ग्रो योर नॉलेज। तो देखिए नोबडी इज़ परफेक्ट। आपके पास जो भी नॉलेज है उसको हमेशा ग्रो करते रहिए। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपकी कितना भी ज़्यादा आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाए, कितना भी परफेक्शन हो आपका प्रिडिक्शन में, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और आप हमेशा वेदों में ढूंढेंगे कुछ सीखने की तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि वेदों का नॉलेज इतना बड़ा है कि हम एक जीवन में नहीं सीख सकते, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट ये है कि हमेशा दूसरों की हेल्प कीजिए। आप सेटिस्फाई हो, आपको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, आप अच्छा कमा रहे हो, दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों को ग्रो कराइए और ये नॉलेज जो है तो इसको मैक्सिमम लोगों तक के फैलाने की कोशिश कीजिए। आई होप अभी आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि प्रिडिक्शन लवर्स को कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और ट्रेडर को कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बट दोनों के लिए भी जो कॉमन चीज़ है वो ये रहेगी कि आप अपनी सक्सेस को समझिए। मतलब आप रियलाइज़ कीजिए कि आप एक ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन हो, और रियलाइजेशन होने के बाद भी आप हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहिए। हमारे वैदिक कल्चर ने हमें जो ये इतनी मूल्यवान चीज़ दी है वो हमेशा लोगों तक के फैलाए। हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए, वर्क को अपने प्रायोरिटी मानिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फैमिली टाइम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए ज़्यादा, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट दिन भर नहीं रहता है। तो जितना टाइम मार्केट का है उतना टाइम मार्केट को दीजिए और बाकी बचा हुआ पूरा टाइम आप फैमिली को दीजिए। और फैमिली के साथ ही साथ सोशल टाइम देना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये आप वीकेंड्स पे, वीक ऑफ पे, मतलब छुट्टी के दिन आप दे सकते हैं। सो इसी के साथ साथ हम आ गए हैं इस प्रेजेंटेशन के एंड पे। तो देखिए इंट्रोडक्शन का जो भी पार्ट है वो पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए सो 2 वीडियो के ज़रिए हमने आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, क्या स्टेप्स आपको लेनी है, ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्या कंटेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट्स रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी में कौन से कंसेप्ट्स आते हैं, और ये रहेगा प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। ठीक है, सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जिसको कोई भी चीज़ पता नहीं है वो लोग खास करके नेक्स्ट वीडियो को रिपीटेडली देखें, उसमें बेसिक कंसेप्ट आएगी और बेसिक कंसेप्ट्स आने के बाद थोड़ा हम डीप में जाएंगे। तो ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए। सो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आप लोगों को, जो पर्सनल लाइफ में हम एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं उसके कंसेप्ट्स, उसका एप्लीकेशन अलग होता है
और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में उन कंसेप्ट का एप्लीकेशन कम्प्लीटली अलग होता है। ठीक है, सो आप दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए, ये सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ है। सो हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कौन सी कंसेप्ट यूज़ होती है वही आपको सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।